हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। ये है आपका चैप्टर 3 भूगोल से है जल संसाधन। ठीक, विद्या क्वेश्चन बैंक का सीरीज हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा थर्ड चैप्टर अध्याय 3 जल संसाधन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, कई बार ये पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है आपका मौसिनराम। ठीक, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, किस स्थान पे होती है, अगर पूछा जाएगा तो मौसिनराम। तो मौसिनराम आपका कहाँ पर है, ये आपका पड़ता है मेघालय में। मेघालय में पड़ता है आपका मौसिनराम। यहीं से थोड़ा सा हम पुराना वाला एक बार दोहरा लेते हैं। मैंने आपको न्यूयॉर्क बताया था। न्यूयॉर्क किसके लिए फेमस था, किस चीज़ का मुख्यालय था न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय था न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसके साथ ही हमने क्या देखा था, वॉशिंगटन। वॉशिंगटन पे किसका मुख्यालय था, दो आपके संस्थान थे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा विश्व बैंक। उसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था, वो न्यूयॉर्क में था। ठीक है, इसके बाद व्लादिवोस्तोक, ये कौन सी जगह है, तो ये जगह आपकी पड़ती है रूस में। ठीक है, कभी अगर पूछ लिया जाए व्लादिवोस्तोक कहाँ पर है, तो ये रूस में पड़ती है जगह आपकी। तो सबसे ज़्यादा वर्षा विश्व में, ध्यान रखेंगे विश्व में। कई बार आपको कंफ्यूजन के लिए भारत में लिख देते हैं, तो भारत में भी होगी और विश्व में भी होगी। ठीक, मौसिनराम जो कि कहाँ पर है, मेघालय में है। ठीक है, चलो दूसरा जो आपका प्रश्न है उसमें बोल रहे हैं कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। ठीक है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई। ऑप्शन ए पहले आपको कह रहे हैं क्या दामोदर नदी पर बनाई गई, नर्मदा पर, कोसी पर, चिनाब पर। ये 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई थी। तो इसका उत्तर आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर है दामोदर नदी। दामोदर नदी ये आपकी बहती है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल, जो आपका पश्चिम बंगाल का इलाका है, वहाँ पर बहती है आपकी दामोदर नदी। और दामोदर नदी आगे जाकर के हुगली में मिल जाती है। ठीक, हुगली नदी में मिल जाती है और हुगली आगे जाकर के गंगा में मिल जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के आपकी गंगा में मिलती है और फिर जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो दामोदर नदी आपकी वह नदी है जिस पर पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। ठीक, यहीं से थोड़ा थोड़ा हम और जो बाकी की नदियां दी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। कभी पूछा जा सकता है आपसे, जैसे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपकी, ये आपकी एक तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसे रेवा के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा का ही दूसरा नाम है रेवा, और ये गिरती है आपकी खंबात की खाड़ी में जाके। आगे अभी हमारा मानचित्र आएगा, उसमें मैं दिखाऊंगी आपको नर्मदा नदी और दामोदर नदी दोनों। ठीक, तो नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहते हैं और ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, पश्चिमी भाग में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक, इस पे जो बांध बनाया गया है, इस पे बना हुआ बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध, और यह बहुत चर्चाओं में रहा है अभी पिछले दिनों से। ठीक है, नया नया बना है सरदार सरोवर बांध। तो ये बांध आपका बनाया गया है किस पर, नर्मदा नदी पर। और इसी के लिए जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था तो इसी के लिए आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था, जिसे किसने चलाया, एक महिला है मेधा पाटकर, समाज सेवी हैं ये, और इन्होंने चलाया आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर। ठीक, इन्होंने क्या चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ से आप इस चीज़ में याद रखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध है। कोसी नदी, कोसी नदी के लिए एक बहुत प्रसिद्ध चीज़ है कि इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये बिहार के भाग से या बिहार से बहती है और इसकी वजह से बिहार में लगभग हर साल क्या आती है, बाढ़ आती है। तो इसलिए बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, पूछा जा सकता है, तो वो कहते हैं कोसी नदी को। चौथी जो हमारी नदी है चिनाब नदी।
चिनाब आपकी जो नदी है ये आपकी सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है आपकी चिनाब नदी। ठीक, तो यहाँ से बस इतनी चीज़ें याद रखेंगे। एक तो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? दामोदर नदी पर बनाई गई है। दामोदर नदी आगे किस में जाकर मिल जाती है? हुगली नदी में जाके मिल जाती है। हुगली किस में? गंगा में। फिर गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा नदी को और क्या कहते हैं? रेवा कहते हैं। इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी पर जब सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था तो वहाँ पर विद्रोह हुआ था इस बांध को बनाने के लिए। तो वो एक लीडर थी, एक नेता थी, उनका नाम है मेधा पाटकर, जिनने नर्मदा बचाओ जिन्होंने आंदोलन चलाया था। चिनाब की अगर हम बात करें तो ये सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की आपकी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। कोसी नदी बिहार से बहती है और इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वजह से बिहार में हर साल क्या आती है? बाढ़ आती है। ठीक, इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे आप लोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? ये तो बहुत आसान सा सवाल है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक, ये तो एक याद करने वाली बात हो गई, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे है बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये क्या होती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं और इनका महत्व क्या है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है। ठीक है, देखो आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे, ये नदी पर इस तरीके से बांध बना दिया जाता है। ये बांध बना दिया गया, पानी को रोक देते हैं और एक उसके पीछे, बांध के पीछे एक क्या बनाते हैं? जलाशय बनाते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये गेट्स होते हैं आपके, जो बांध होता है उसके गेट होते हैं। इससे क्या होता है? एक तो जो मतलब बांध बनता है नदी पर, उससे नदी में बाढ़ जब आती है उसको रोका जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर बिजली बनाई जा सकती है, पन बिजली जिसे हम कहते हैं। तो जो बहुउद्देशीय परियोजना है वह ऐसी परियोजना है जिसके तहत नदी पर बांध बना करके एक नहीं कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है, तभी उसका नाम क्या लिखा गया है? बहुउद्देशीय परियोजना। ऐसी परियोजना जिससे एक नहीं कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। जैसे अगर नदी पर बांध बन गया या बहुउद्देशीय परियोजना कोई चल रही है नदी पर, ठीक है, जैसे आपकी दामोदर नदी पर चल रही है, महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना चल रही है, ये सब क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इनमें क्या क्या होता है आपका? कैसे कई सारे उद्देश्य, कौन कौन से? जैसे नंबर 1 बिजली भी बन जाती है, पन बिजली। ठीक है, बिजली बन जाती है और बिजली किसके काम आ जाती है? उद्योगों के काम आ जाती है। नंबर 2 बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है, बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है। ठीक, रिवर में जब बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है, बांध में पानी इकट्ठा कर लेते हैं और बांध में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो जो बाढ़ होती है वो क्या होती है? रुक जाती है। उसके बाद दूसरे इलाके जहाँ पर पानी नहीं है उन इलाकों में बाढ़ का पानी जो हमने इकट्ठा किया है बांध में उसे छोड़ दिया जाता है। तीसरा, जब भी कभी आपका कोई बांध बनाया जाता है बहुउद्देशीय परियोजना के तहत तो एक झील या एक बड़ा सा जलाशय ज़रूर बनाया जाता है उसके साथ में। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसमें मछली पालन कर सकते हैं, तो जलाशय में क्या हो जाता है? मछली पालन हो जाता है। तो एक तीसरा उद्देश्य क्या पूरा हो रहा है? लोगों को रोजगार मिल रहा है, किस रूप में? मछली पालन के रूप में। तो 3 उद्देश्य हो गए, बहुउद्देशीय परियोजना हो गई है। तो नदी पर बने हुए जो बांध हैं उन्हें हम क्यों बहुउद्देशीय परियोजना कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती थी और इसी बात की वजह से जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ऐसा मंदिर जहाँ पे जाकर के कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपसे पूछा गया है सलाल बांध, बांध का नाम दिया गया है और पूछा गया है किस नदी पर यह उपस्थित है।
तो जो सलाल बांध है आपका, हमने अभी देखा चिनाब नदी देखी थी। चिनाब नदी किसकी सहायक नदी थी? सिंधु नदी की सहायक नदी थी। चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी थी आपकी चिनाब नदी। और ये कौन से इलाके में बहती है? ये आपकी बहती है, देखिए मानचित्र में देखेंगे आप लोग, देखो ये रही आपकी चिनाब नदी। जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पर बहती है आपकी चिनाब नदी। और ये इस पर जो प्रोजेक्ट है या इस पर जो बांध बनाया गया है वो है आपका सलाल बांध, ठीक है। और ये आगे जाकर के जो आपकी सिंधु नदी है इसमें मिल जाती है, ठीक है। चलो उसके बाद और नदियां भी देख लेते हैं, जैसे कि महानदी। देखो चिनाब नदी तो आपकी यहाँ बह रही है, इस तरफ बह रही है और आगे जाके के सिंधु में मिल जाएगी। अगर हम चिनाब नदी की बात कर ली हमने, अब आते हैं महानदी पर। देखो महानदी ये है आपकी महानदी, ये रही आपकी महानदी। किस में जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। कौन से इलाके में बह रही है? देखो उड़ीसा का जो इलाका है आपका, ये इलाका कौन सा है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का जो इलाका है वहाँ पे बहती है आपकी महानदी। और इस पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इस पर बना है हीराकुंड बांध, ठीक। तो अभी ये पूछा गया है, अगले आपके प्रश्न हो सकता है कि पेपर में कोई दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो वो होगा आपका महानदी पर। महानदी कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तीसरी नदी और देख लेते हैं, सतलुज नदी। सतलुज नदी का तो बहुत फेमस आपका बहुत प्रसिद्ध बांध है, इस पर तो सबको ज़्यादातर पता है, भाखड़ा नागल बांध। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ पड़ता है? पंजाब के इलाके में पड़ता है, सतलज नदी पर है। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि जब बांध बनाया जाता है ना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जब बांध बनाया जाता है तो साथ साथ एक जलाशय, एक बड़ी सी लेक या झील भी बनाई जाती है। यहाँ पर जो लेक है आपकी वो है गोविंद सागर झील। सतलज नदी पर जो आपका भाखड़ा नागल बांध है, यहाँ पे कौन सी झील है? उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। तो यहाँ पे इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, गोविंद सागर झील यहाँ पर है, ठीक। 3-4 बातें हो गई। चलो अगली नदी देखते हैं। अगली नदी है आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात कर रहे हैं। कृष्णा नदी देखिए मानचित्र में कहाँ पे दिखाई दे रही है कृष्णा नदी हमें? ये रही कृष्णा नदी। और इसकी एक सहायक नदी तुंगभद्रा कहाँ जाके गिरती है? दोबारा से बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और इस पर कौन सा बांध बनाया गया है? इस पर नागार्जुन सागर बांध बना है। तो चारों के बांध याद हो गए। चिनाब पर बना सलाल बांध, चिनाब गिर रही है, यहाँ पर जाके सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक। उसके बाद आपका महानदी, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांध कौन सा है? हीराकुंड, अभी याद कर लेना। सतलज, सतलज पे आपका बांध है भाखड़ा नागल बांध, और सतलज भी आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। चौथा कृष्णा। कृष्णा नदी जो है ये हमारा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये वाला जो इलाका है यहाँ पर बहती है कृष्णा नदी। गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर, ठीक। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। कृष्ण भगवान जो थे हमारे, वो अर्जुन से भी संबंधित थे, और नाग यानी जो शेषनाग के अवतार उनके भाई बलराम थे उनसे भी संबंधित थे। तो इसलिए कृष्णा रिवर जो है इस पर कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलो अब आ जाता है वही हमारा 2 नंबर के प्रश्न आ गए। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो अलवणीय जल है वह किस प्रकार से प्राप्त होता है? अलवणीय जल, लवणीय जल कहाँ पे मिलता है? समुद्र में मिलता है। लवण होता है उसमें, कौन सा लवण होता है? सोडियम क्लोराइड, आप लोगों को पता होगा सोडियम क्लोराइड होता है। नमक हमारा वहीं से मिलता है समुद्र से, और उसमें कौन सा लवण होता है? ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड होता है। यहाँ जो हमसे पूछा गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है अलवणीय जल, यानी लवण नहीं है उसमें, अलवणीय जल है, वो हमें कैसे प्राप्त होगा? देखिए कैसे प्राप्त होता है। तो जो अलवणीय जल है हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है।
तो लवणीय जल समुद्र से मिलता है, अलवणीय जल कहाँ से मिलता है? भूमिगत जल से मिलता है। पृथ्वी के नीचे से जो हम पानी निकालते हैं, हमारे यहाँ जो बोरिंग होती है, ट्यूबवेल्स होते हैं, बोरिंग होती है, उससे जो पानी आता है वो कैसा है? अलवणीय जल होता है। दूसरा कहाँ से मिलता है? सतही अपवाह, यानी जो नदियाँ हैं, सतह से जो बह रहा है पानी, वो कैसा होता है? हमारा अलवणीय जल होता है। ठीक, और ये कैसे नवीनीकृत होता रहता है, कैसे इसका पुनर्निर्माण होता रहता है? तो जलीय चक्र के द्वारा इसका पुनर्निर्माण होता रहता है। देखो समुद्र से क्या हुआ, पानी ऊपर वाष्प बन के उड़ा, वाष्प बन के ऊपर पहुंचा, बादल बने तो बारिश हुई तो पृथ्वी पर आई, पृथ्वी की सतह पर आई। जब पृथ्वी की सतह पर बारिश आई, फिर क्या हुआ? मिट्टी से नीचे चली गई, अंदर चला गया पानी और भूमि जल के रूप में यहाँ पे इकट्ठा हो गया। फिर हमने क्या किया? बोरिंग खोदी और हमें यहाँ से अलवणीय जल जो था वो मिल गया। तो ये एक साइकिल चलती रहती है, पूरी एक जो चक्र है वह चलता रहता है और अलवणीय जल हमें मिलता रहता है। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो आगे चलिए दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे प्रश्न कि व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। से पूछा गया है कि आपको ये व्याख्या करनी है कि जल जो है वह कैसे नवीकरण योग्य संसाधन है, उसे कैसे पुनः बनाया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, पर कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। तो जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही पूरा लिख के याद कर लेना उसको, तो जब भी आए बस उसको वैसे ही लिखाना। ठीक, तो क्या हमें व्याख्या में हम क्या लिखेंगे? जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। ठीक है, जैसे देखिए जल दूषित हो जाता है, दूषित जरूर हो जाता है, हमारे उपयोग योग्य नहीं रहता, लेकिन खत्म हो जाता है ऐसा नहीं है। ठीक है, हम उसे दूषित कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं हम उसको। जैसे आपके जो उद्योग हैं, है ना, उद्योग में क्या होता है, जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल दूषित हो जाता है, किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। और इसीलिए तो हम कहते हैं जल का संरक्षण करना। क्यों करना? पीने योग्य जो पानी है वह खत्म हो रहा है। पीने योग्य पानी क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि हम जल को दूषित करते जा रहे हैं। नदियाँ हमने दूषित कर दी, तालाब खत्म होते जा रहे हैं, तालाबों पे हमने घर बना दिए, तो जो पीने योग्य पानी है वह खत्म हो रहा है। इसका मतलब जल ज़्यादा से ज़्यादा दूषित हो रहा है। देखो अगर जल दूषित हो गया और कहाँ चला गया? आपका सारा समुद्र में चला गया। समुद्र का जल तो पीने योग्य है ही नहीं। इसका मतलब हमें बचाना है जल को दूषित होने से, और ऐसी नई नई प्रौद्योगिकी लेकर के आनी है जिससे जो उद्योग हैं, ठीक, या फिर जो घर में हम अपना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉयलेट्स वगैरह में, बर्तन धोने के लिए, इन सारे कामों में जो आप पानी इस्तेमाल करते हो वो गंदा हो जाता है पानी। उसके बाद हमें उसको साफ कर लेना चाहिए, यानी हमारे पास में ऐसी प्रौद्योगिकी होनी चाहिए जिससे कि उस गंदे पानी को हम फिर से पीने योग्य बना सकें। और अभी आ भी गई हैं बहुत सारी ऐसी तकनीकी, लेकिन हर घर तक नहीं पहुंची अभी वो तकनीक। ठीक है, तो उन्हें हर घर तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ठीक, तो समझ में आया यहाँ पे किस प्रकार से जल नवीकरण योग्य संसाधन है। जल इसलिए नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि यह एक चक्र के रूप में आपका प्रवाहित होता है। गंदा ज़रूर हो जाता है, दूषित ज़रूर हो जाता है, पर समाप्त नहीं होता। उसे साफ करके, उसको प्यूरिफाई करके दोबारा से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ठीक है, ख़त्म नहीं होता। ठीक, चलो।